वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल 15 डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटीज का पार्ट है। और उसके प्रीवियस वीडियो में मैं आर्टिकल 12, 13, 14 तक डिस्कस कर दिया हूँ। आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम आर्टिकल 15 को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये राइट टू इक्वलिटी का एक एक्सटेंशन है जो आर्टिकल 14 में आता है। आर्टिकल 15 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है और बोलता है कि जो इक्वल है उसको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए और जो अनइक्वल है उनको अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? ताकि ये आर्टिकल 14 के जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो इक्वल बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट देयर सिटीजन ओनली ऑन द 5 ग्राउंड्स। 5 ग्राउंड्स कौन है? तो रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड पर आप इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी सिटीजन को। और 15 क्लॉज सेकेंड बोलता है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels, place of public entertainment, use of wells, tanks, bathing ghats, roads, place of public resort, maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to use of general public। मतलब बोलता है कि आर्टिकल जो 15 क्लॉज सेकेंड है उसमें बोलता है कि इन 5 ग्राउंड पर तो सिटीजन भी किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। चाहे वो किसी को रोक नहीं सकते हैं उसको वेल, कुआं के यूज करने, टैंक पानी के लिए या बाथिंग घाट पर जाने से रोकने कोशिश नहीं कर सकते हैं रोकने का। बाथिंग घाट के यूज करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस, ये सब जगहों पर आप किसी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था फ्रेंड? क्यों ये लॉ लाना पड़ा? कारण ये था कि जो आज़ादी से पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, सेक्शन का डिस्क्रिमिनेशन होती थी, एक साथ लोग बैठकर खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पी सकते थे, किसी कास्ट को बहुत डिप्राइव किया गया, बहुत ओप्रेस थी। तीन सबको इक्वलिटी प्रोविजन लाने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए, वुमेन को इतना आज़ादी नहीं थी जितना आज मिलता है। शिक्षा में बहुत कम पार्टिसिपेशन थी, जॉब में कम अपॉर्चुनिटी थी, चिल्ड्रेन को जॉब में अपॉर्चुनिटी थी। तो ये 15 आर्टिकल जो है उनके अपलिफ्टमेंट की बात करता है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बोलता है कि नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बोलता है कि इस आर्टिकल में ऐसा नहीं कुछ भी है कि स्टेट को जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन को करना है, जो डिप्रेस क्लास की है, SC ST है या वुमेन है, चिल्ड्रेन है, उनके अपलिफ्टमेंट का स्टेट प्रोविजन बना सकती है। मतलब कि कोई भी लाज ला सकते हैं। जैसे लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण महिलाओं के लाया जाता है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब उनको अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है ताकि इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ सबको मिल सके। इक्वलिटी का प्रोविजन, फंडामेंटल ऑफ इक्वलिटी के प्रोविजन सब शामिल हो, सभी वर्ग को भी पार्टिसिपेशन मिले, सभी जाति को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो इसलिए ऐसा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में बोलता है कि 4 क्लॉज 2 में जो बाद में ऐड किया गया है कि आर्टिकल 29 जो रिजर्वेशन की बात करता है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की या शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब की बात करता है कि मतलब ये क्लॉज मतलब रिजर्वेशन देने से रोकता नहीं है। मतलब नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम एनी मेकिंग प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट। मतलब किसी भी
क्लास को, जो SC/ST क्लास से आते हैं या बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनको अपलिफ्टमेंट की बात हो या रिजर्वेशन की बात हो या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, तो इस आर्टिकल क्लॉज 4 क्लॉज 2 में ये मेंशन किया गया कि उसको स्टेट को आप स्टेट है जो नियम बना सकती है या अमेंड कर सकती है अगर उनके अपलिफ्टमेंट के कोई कार्य करना हो तो। जैसे महिलाओं के, जैसे मैंने डिस्कस किया कि लोकल बॉडीज में सीट का रिजर्वेशन की बात हो, फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन की बात हो 5 साल से 14 साल के बच्चों को, या एजुकेशनली बैकवर्ड जो SC/ST ग्रुप हैं, जो क्लास हैं, उनको स्पेशल अरेंजमेंट बनाने की रिजर्वेशन की बात हो, या कंसेशन जो फी का कंसेशन है SC/ST के लिए या OBC के लिए, तो ये सब सारी चीज़ें आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है, जो EWS कोटा लाया गया, 10% आरक्षण लाया गया, जो अभी न्यूज में भी रहा, 103 अमेंडमेंट करके लाया गया। तो ये क्यों लाया गया? ताकि सबको इक्वल प्रोविजन मिले और सबको जॉब अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी मिले, इसलिए ऐसा अमेंड करके किया गया। 10% रिजर्वेशन लाया गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल वर्ग के लड़के थे, उनके लिए भी इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक लॉ अमेंड किया गया और ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ऐड किया गया। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड्स, उसमें MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर है। इसमें क्या हुआ था कि 68% मैसूर स्टेट के यूनिवर्सिटी ने रिजर्वेशन दे दिया था, कुछ को SC/ST को दे दिया था, 28% BC क्लास को दे दिया था, 22% मोर बैकवर्ड क्लास को दे दिया था, 15% बैक, इस तरह से 68% हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो 50% सीलिंग लगाया और बोला कि कास्ट पर ही आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, केवल कास्ट पर ही। सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड का सेंसस लेना भी जरूरी है। इस तरह से इंदिरा साहनी केस में भी देखे होंगे कि कास्ट को ही आधार माना, बोला कि हाँ कास्ट पर ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। जो OBC 27% मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट 1992 में केस आता है तो उसमें जजमेंट देता है और बोलता है कि और भी बैकवर्ड क्लास को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं और ये वैलिड ग्राउंड है कि कास्ट पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन ये भी कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। PA इनामदार का केस आया, उसमें बोला गया कि जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, उनको भी SC/ST भी हैं, उनको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में रिजर्वेशन आप अमेंड करके दे सकते हैं। जो प्राइवेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या अनएडेड एजुकेशन हो, उसमें भी आप PA इनामदार के केस में जजमेंट आया कि इसमें भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, चाहे वो सरकार के पैसा से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलता हो या प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन हो, उसमें भी रिजर्वेशन की बात कही गई। तो ये 3 केसेज इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। इसी तरह जो SC/ST के प्रति डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन पर वायलेंस किया जाता था, उसको ख़त्म करने के लिए SC/ST एक्ट, अट्रॉसिटी एक्ट 1989 लाया गया। ये इम्पोर्टेंट एक्ट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इस पर जजमेंट भी आ गया है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लाया गया, जो महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, महिलाओं का अधिकार मिले। पहले ऐसा नहीं होता था, तो उस प्रॉपर्टी में केवल पैट्रियार्की सिस्टम था, केवल मैन को ही ज़्यादा प्रॉपर्टी पर राइट होता था, महिलाओं का कोई हिस्सा नहीं होता था। तो उसके लिए ये प्रोविज़न लेकर आया गया, एक्ट लेकर आया गया। और जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसी का ये आर्टिकल 15 का ही प्रोविजन है। और जो विशाखा जजमेंट के बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है जहाँ वर्किंग वुमेन है, तो इस तरह से इसको ख़त्म करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन का एक्ट लाया गया 2013 में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है, क्यों लाया गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं विकलांग वर्ग या जो मतलब मेंटल रोगी हैं, मनोरोगी हैं, तो उन सबको इक्वल प्रोविजन लाने के लिए ये सब एक्ट पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इक्वलिटी का जो आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया कि सबको इक्वल प्रोविजन किया जाए और जो भी डिप्राइव या डिप्रेस्ड है उनको अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो इस तरह से आज फ्रेंड्स मैंने आर्टिकल 15 देखा और नेक्स्ट आर्टिकल जो 16 आएगा उसमें भी आपको
आर्टिकल 14, 15 और 16 एक दूसरे से कोरिलेटेड पार्ट ही देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।